दो दोपहर का भोजन के प्रश्नोत्तर। इस पाठ के लेखक हैं अमरकांत। तो अमरकांत का जीवन परिचय। जन्म सन 1925 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से। फिर है कहानी संग्रह, जिंदगी और जौं, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा। फिर है इनको जो प्रमुख सम्मान मिला। इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्हें सन 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया और सन 2014 में इनकी मृत्यु। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादक के विभाग में कार्य करना आरंभ किया और यहीं वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादक के विभागों में भी काम किया। कुछ समय कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। प्रश्न नंबर 1, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? सिद्धेश्वरी नहीं चाहती है कि मोहन को लेकर रामचंद्र चिंतित हो। वह उससे झूठ बोलती है कि मोहन किसी मित्र के यहाँ पढ़ने लिखने गया है। वह ये भी कहती है कि मोहन उसकी बहुत प्रशंसा करता है, जिससे रामचंद्र अपना दुख भूलकर कुछ देर के लिए खुश हो जाए। यानी सिद्धेश्वरी का बड़ा जो बेटा है वो तो बाहर कमा रहा है और मोहन है जो पढ़ता है, लेकिन उसकी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं है। तो सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा जब घर आता है तो रामचंद्र मोहन के बारे में पूछता है, तो वो सोचती है कि अगर रामचंद्र को सही बात बता दूंगी कि मोहन नहीं पढ़ता तो इसको दुख होगा, तो वो उसके बारे में झूठा कहती है कि मोहन तो अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया हुआ है। और ये भी कहती है कि मोहन है ना, रामचंद्र आपकी बहुत प्रशंसा करता है, जिससे रामचंद्र भी अपना दुख भूल जाए कि देखो भाई मेरा भाई पढ़ रहा है तो मुझे कमाने में कोई दुख नहीं, उसके ऊपर पैसे लग रहे हैं तो लगने दो। इसलिए सिद्धेश्वरी रामचंद्र से मझले बेटे के बारे में झूठ बोलती। अगला प्रश्न, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कहानी की सबसे जीवंत पात्र है सिद्धेश्वरी। वह घर की निर्धनता से अच्छी तरह परिचित है। इसके बावजूद भी वह अपना धैर्य नहीं खोती और अभाव में भी घर में शांति बनाए रखती है। वह घर के सभी सदस्यों के आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। उसका जीवन परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित है। वह परिवार के सदस्यों से उनकी मनचाही बातें करके उन्हें खुश रखने के लिए झूठ भी बोलती है। वह अपनी भूख की परवाह न करके परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कराती है। वह किसी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करती। इस प्रकार उसके चरित्र की दृढ़ता कहानी में उसकी भूमिका को जीवंत करता है। यानी सिद्धेश्वरी जो है एक बहुत ही गरीब परिवार से है। इसकी घर की हालत बहुत खराब है। एक बेटा है वो थोड़ा बहुत कमाता है, पति भी नहीं कमाती, और एक बेटा है जो पढ़ने के नाम पर आवारागर्दी करता है, और छोटा बेटा वो बीमार रहता है। इन सब के बावजूद भी वो अपना दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं करती, सबके खाने पीने का ध्यान रखती है और सबको खुश रखने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था झांक रही हो। दोपहर का भोजन कहानी गरीबी की व्यवस्था को बयान करती है। गर्मियों की दोपहर में खाना बनाते समय सिद्धेश्वरी भूख से बेहाल है, परंतु घर में इतना अनाज नहीं है कि वह अपने लिए 2 चपातियां बना सके। वह पानी पीकर गुजारा करती है। टूटी खाट पर लेटा उसका छोटा बेटा कुपोषण का शिकार है। उसकी टांगें और बाहों की हड्डियां निकल आई है और पेट हांडी की तरह फूल गया है। यानी इसमें गरीबी की दास्तां है वो झलक रही है कि गर्मियों का टाइम है, उसके घर में इतना अनाज नहीं कि वह अपने परिवार के लिए रोटियां बना सके। अपने लिए 2 रोटी नहीं बना सकती, वो पानी पी करके भूखी सो जाती है। और जब घर वाले पूछते कि खाना खा लिया
तो वो कहती हाँ खा लिया। एक तरफ उसका जो बेटा है वो बहुत बीमार है, उसमें मांस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है। और जो बीमार बच्चा होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है, कमजोर होता है, उसका पेट है वो हांडी की तरह फूल जाता है। वो सारी स्थिति इसमें बयान की गई। अगला प्रश्न, सिद्धेश्वर जी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखें। सिद्धेश्वरी परिवार को जोड़े रखने के लिए सभी सदस्यों के सामने बारी बारी से एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करती है। उसका मझला लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता और छोटा बेटा हमेशा रोता रहता है। अपने बड़े बेटे रामचंद्र को यह सब बताकर दुखी नहीं करना चाहती है, इसलिए वह उसके सामने दोनों भाइयों की प्रशंसा करती है, जिससे उन सब के बीच में मधुर संबंध बना रहे। अपने पति के सामने भी बड़े बेटे की प्रशंसा करते हुए कहती है कि वह उनकी हमेशा बड़ाई करता रहता है। वह पिता पुत्र के बीच के संबंध में आत्मीयता बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रकार सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अथक प्रयास था। अगला प्रश्न, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अमरकांत की भाषा आम बोलचाल की भाषा है, इसमें बनावट का प्रयोग नहीं है। वे बड़े सहज रूप में बात कह जाते हैं। उदाहरण के लिए सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घूटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब भी गई है। तुमने वेद पे कसम धरा दी, खैर रखने के लिए ले रहा हूँ। गुड़ होगा क्या? इसमें लेखक ने कनखी, घूटे उस्ताद, बड़के धरा दी जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाषा को सजीव बना दिया है। यानी अमरकांत जी की भाषा बहुत ही सहज और सरल है, पढ़ते ही हर समझ में आ जाता है। इसमें जो सिद्धेश्वरी है वो बड़का की कसम लेती है, और जब उसका पति कहता है कि भाई मुझे रोटी नहीं चाहिए, तो कहती है नहीं एक रोटी और ले लो। तो वो पति अपनी पत्नी की तरफ कनखी यानी आंखों को टेढ़ा करके देखता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके भाषा को सजीव बनाया है। अगला प्रश्न, रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते में रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी व्यवस्था है स्पष्ट कीजिए। रामचंद्र मोहन और मुंशी चंद्रिका प्रसाद परिवार की वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित हैं। दोपहर के भोजन के समय सिद्धेश्वरी के बार बार आग्रह करने पर भी वे रोटी लेने से मना कर देते हैं। उन्हें पता है कि यदि वे और रोटी ले लेंगे तो घर के दूसरे सदस्यों को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए जहां रामचंद्र ने कहा कि उसका पेट भर गया है, वहीं मोहन ने रोटी अच्छी नहीं बनी होने का बहाना किया, और मुंशी जी ने भी ये बहाना कर दिया कि नमकीन चीजों से उनका मन उब गया। इस प्रकार तीनों ने कोई न कोई बहाना बनाकर रोटी लेने से मना कर दिया। इससे उनकी इस व्यवस्था का पता चलता है कि भूख रहते हुए की अभाव के कारण वो रोटी लेने से मना कर देते। यानी उनके पिताजी को और बच्चों को सबको पता है कि घर में आटा भी कम है, रोटी भी थोड़ी बनी है, फिर भी माँ सबको बारी बारी से कहती है कि एक रोटी और लो, एक रोटी और लो। तो वो सब समझ रहे हैं कि माँ है, ऐसे मनवार करी है, रोटियां तो हमें पता है कि गिनती की 4 बनाई है। तो सब अलग अलग तरह से बहाना करके और रोटी लेने से मना कर दे। अगला प्रश्न, रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध कीजिए। रसोई में जितनी भी सामग्री हो, गृहिणी को इतने में ही सभी सदस्यों को ध्यान में रखकर पूरी स्थिति का समावेश किया जाता है। अगर पर्याप्त सामग्री हो तब चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन सामग्री बहुत कम हो और सदस्यों को पूरी न पड़े तो गृहिणी की परीक्षा हो जाती है। ऐसे में कुशल गृहिणियां अपनी जिम्मेदारी की परीक्षा बड़े लगन और मेहनत से देती है, अपनी जान की परवाह नहीं करती। यानी जब घर में अनाज थोड़ा हो, रोटी थोड़ी बनी हो, वो खाने वाले सदस्य ज्यादा हो, तो उनको इस तरह से वो खाना देते कि उनको पता भी नहीं चले कि भी वो भूखे रह ना जाए, और खुद भूखे रह करके उन सबको पूरी रूप से खाना खिलाती है।
तो ये एक रसोई समझाने की जिम्मेदारी जो सिद्धेश्वरी ने निभाई है। अगला प्रश्न, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे है? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी है क्योंकि वह अपने परिवार वालों को एक दूसरे की सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहती। यदि वह अपने बड़े बेटे से ये कहती कि मोहन कहीं बाहर घूमने गया है तो दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती। वह परिवार की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित थी। उसका बड़ा बेटा रामचंद्र छोटी मोटी नौकरी कर किसी तरह परिवार का गुजारा कर रहा था, इसलिए वह उससे झूठ बोलती है कि मोहन अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया है। अपने पति से भी वह अपने बड़े बेटे के बारे में झूठ बोलती है ताकि पिता बेटे के बीच प्रेम बना रहे। इस प्रकार वह झूठ बोलकर सभी सदस्यों को प्रसन्न रखना चाहती है ताकि इनको आपस में एक दूसरे की हकीकत का पता नहीं चले। और पिता को तो कहती है कि पुत्र आपकी बहुत बड़ाई करता है, बड़े भाई को कहती है कि छोटा भाई पढ़ रहा है और आपकी बहुत भी इज्जत करता है। और माँ एक ऐसी होती है कि वो अपने बेटों को बड़े प्रेम से रखना चाहती है ताकि वो आपस में नहीं लड़े तो उनका जीवन सुखी रह सके, इसलिए वो झूठ बोलती है। अगला प्रश्न, आ से स्पष्ट कीजिए। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन तैयार करने में लगी हुई है। खाना खाने का समय हो गया है और वह भूख से व्याकुल है, लेकिन वह खाना नहीं खा सकती क्योंकि घर में भोजन का अभाव है और किसी ने अभी तक खाया भी नहीं। ये सोचकर वह अपनी भूख मिटाने के लिए अचानक उठती है और एक लोटा भरकर पानी पी लेती है। यानी वो सोचती है कि अगर मैं पहले थोड़ी बहुत रोटी खा भी लूंगी तो पीछे घर में जो सदस्य हैं वो भूखे रह जाएंगे, तो वो पानी का एक लोटा लेती है और पानी पी करके बैठ जाती है। ये कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। सिद्धेश्वरी अपने मंझले बेटे से झूठ बोलती है कि उसका बड़ा भाई उसकी प्रशंसा कर रहा था कि वह पढ़ने लिखने में होशियार है। मोहन ये बात जानता था कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। ये सोचकर कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए, सिद्धेश्वरी उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे उसने कोई चोरी की हो। यानी जब सिद्धेश्वरी मझले बेटे के बारे में झूठ बोलती है, बड़े भाई से ये कहती है कि वो आपकी बहुत प्रशंसा करता है, तो उसको ये भी डर है क्योंकि मोहन ये कह नहीं दे कि माँ झूठ बोल रही है, इसलिए वह मझले बेटे की तरफ इस तरह देखती है।